Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल वोबली and इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं दो टर्म्स के बारे में. वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड इज मैनेजमेंट. ना सिर्फ हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे बल्कि हम इनके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे. यस, इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और उसके बाद एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, सो दोनों इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया जाएगा. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है. मैंने इसको बिजनेस से रिलेट करके भी बताया है, बिजनेस से किस तरह से ये डिफरेंट होता है वो भी बताया है. अब क्योंकि हमें इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझना है पहले, तो मैं आपको ले चलती हूं इस स्लाइड पे जहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूं. याद है मैंने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था, अपने आप को उस एग्जाम्पल में फिट करके कि भैया मैं मंदिर गई, मंदिर में मैंने देखा कि एक फूलों का पहाड़ बना हुआ था. वो वेस्ट फूल थे, मंदिर के किसी काम के नहीं थे, श्रद्धालु आके फूल चढ़ाए जा रहे थे और वो फूल गंदगी में जाए जा रहे थे. तो किसी एक महानुभव को ये आइडिया आया क्यों ना इन फूलों को इस्तेमाल करके हम अगरबत्तियां बनाएं. बहुत बढ़िया. अब उसी महानुभव के बारे में हम बात करते हैं. एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखा कि वो महानुभव आलिया भट्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे. बताओ जरा, ये महानुभव, और मुझे महानुभव पूरा नहीं लिखना आता इसलिए इतने से काम चला लो. सो ये आलिया भट्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे थे. रीजन क्या था? इन्होंने अपनी बनाई हुई अगरबत्तियां आलिया भट्ट के हाथ में दी हुई थी कि आप इसके साथ फोटो खिंचवाइए, इसे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए. ऐसे ही उनकी अगरबत्तियों का कवर है, बहुत प्यारा कवर था, मतलब पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन वाज सो गुड. सो आलिया भट्ट के हाथ में ये अगरबत्तियां थी एंड आलिया भट्ट ने पूरा एक कैप्शन डाला हुआ था कि दीज अगरबत्तीज आर वेरी यूजफुल, ना सिर्फ आपके घर में खुशबू पैदा करने के लिए बल्कि सोसाइटी की भी मदद हो रही है कि ये फूलों से बनी हुई है, वो फूल जो कि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं. तो इन भाई साहब ने आलिया भट्ट को पैसे दिए हुए थे कि वो उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सके. अपन को इससे कुछ लेना देना नहीं है. अपन को लेना देना किस चीज़ से कि ये इंसान एक नया आइडिया लेके आया, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया, एक यूनिक आइडिया लेके आया और फिर उसने उस पर्टिकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट कर दिया. वहां तक ये इंसान कौन था? ये इंसान था एंटरप्रेन्योर. कहने का मतलब है जब इनके दिमाग में आया कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज से अगरबत्ती बन सकती है, वहां से जब तक इन्होंने अगरबत्ती नहीं बनाई यहां तक की जर्नी में ये कहलाए जाएंगे एंटरप्रेन्योर. ये क्या कहलाए जाएंगे? एंटरप्रेन्योर. कब तक? जब तक इन्होंने उस पर्टिकुलर आइडिया को, जो यूनिक आइडिया ये सोच रहे थे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया. यहाँ पे इनको आइडिया आया, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ. बट व्हाट आफ्टर दैट? क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट करते ही उस बिजनेस को छोड़ दिया और किसी और उसमें चले गए, किसी और नई चीज की शुरुआत करने लगे? सो द आंसर इज नो. उन्होंने इसी बिजनेस को कंटिन्यू किया और आज की डेट में ये उसे बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं. सो मतलब एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो गई, उसके बाद ये रेगुलर बिजनेस बन गया. उसके बाद क्या हुआ? ये रेगुलर बिजनेस बन गया. अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर होगा. नहीं है तो वो वीडियो देख लो, ज़्यादा तसल्ली से अच्छे से समझ में आएगा. हल्के फुल्के में मैं समझा देती हूँ. बिजनेस का मतलब होता है वही घिसी पिटी चीज़ें करना जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, कुछ डिफरेंट करना. सो यहाँ तक कि भाई साहब कुछ नया कर रहे थे, कुछ डिफरेंट कर रहे थे, लेकिन जब भी वो डिफरेंट पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने वही घिसी पिटी जिंदगी जीना शुरू कर दिया बिजनेसमैन वाली. सो यहां से यहां तक जो ये कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बाद जो वो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. क्या समझे? जब हम नॉर्मली एक बिजनेस को, सेट किए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, मैनेज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो ये चीज कहलाई जाती है मैनेजमेंट.
लेकिन जब हम नया एक आइडिया लेके आते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये पूरी स्ट्रगल, ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाई जाती है एंटरप्रेन्योरशिप। याद है ना, मैंने आपको एक वो दिखाया था जिसमें मैंने एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, ये तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है और ये तीनों वर्ड्स कब इस्तेमाल किए जाते हैं बताया था आप लोगों को। बस वही चीज़ है। सो इसी एग्जाम्पल से याद रखिएगा, अगरबत्ती का बिजनेस जब नया नया था तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता था, लेकिन जब एक बार वो नॉर्मल हो गया, मतलब जो महानुभव थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च किया था, उन्होंने उसे नॉर्मल बिजनेस की तरह रन करना शुरू कर दिया, मैनेज करना शुरू कर दिया, देन इट विल कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजमेंट। डन है। चलिए आइए यहाँ पे मैं डिफरेंसेस पे आपको ले चलती हूँ। सबसे पहले टैबुलर फॉर्मेट है, हमेशा हम डिफरेंसेस टैबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं, और मैंने आपको हमेशा बोला भी हुआ है जब भी आपके एग्जाम होंगे आपको ऐसे टैबुलर फॉर्म में ही अपने आंसर को लिख के आना है, डिफरेंस बिटवीन वाले को। इसमें बेसिस है फोकस, रिसोर्स ओरिएंटेशन, अप्रोच टू द टास्क, प्राइमरी मोटिवेशन, स्टेटस विजुअल्स द एंटरप्राइज, primary economic reward, innovation orientation, risk orientation, approach to decision making, scale of operation, primary skill requirement, specialization orientation, and that's it। मतलब 12 differences हैं जो हमें पढ़ने हैं one by one। Let's start with the first one। ये है focus। ये बोलते हैं, आप बताइए एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस क्या होता है और मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जाता है, मतलब इसको बिजनेस को स्टार्ट करना रहता है, कोई नई चीज को शुरू करना रहता है। इफ यू रिमेंबर, जब मैं डेफिनेशंस पढ़ा रही थी एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्रेन्योर की, तो उस टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये आई थी जो मैंने बोली हुई थी कि बहुत बढ़िया है, कि एक ऐसा इंसान जो कुछ नया लाता है। वो नया मेथड हो सकता है, नया प्रोडक्ट हो सकता है, नया मार्केट हो सकता है, नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर की हमेशा वो क्या रहेगी फोकस, कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, नया स्टार्टअप, नई कोई चीज की शुरुआत करनी है, नया बिजनेस एग्जिस्टेंस में लाना है। तो इसका फोकस बिजनेस स्टार्टअप पे होगा, कुछ नया खोलने पे होगा। लेकिन मैनेजमेंट का फोकस किस चीज पे होता है? उसका फोकस होता है कि बिजनेस खुल गया है, अब इस बिजनेस को आगे लेके जाना है, इसको इतनी बढ़िया तरीके से मैनेज करना है कि ये ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। सो ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऑनगोइंग ऑपरेशंस पे इसका मेन फोकस होता है। सो ये शुरुआत पे फोकस करता है, ये ऑनगोइंग पे फोकस करता है। Second है resource orientation। It says the entrepreneur does not feel constrained by resource, entrepreneur mobilizes the resources। ये बोलते हैं जब रिसोर्सेज की बात आती है ना, तो एंटरप्रेन्योर के पास कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। इट्स नॉट लाइक कि उसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन वो किसी भी रिसोर्स के टूवर्ड्स जा सकता है। ही डजंट हैव एनी कॉन्स्ट्रेंट कि भैया नहीं इस तरफ नहीं मुड़ना, उस तरफ नहीं मुड़ना। वो खुले विचार से काम करता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास कुछ खोने को नहीं है, उसको शुरू ही करनी है कोई नई चीज़, उसको अलग अलग चीज़ों में से अपने लिए आइडियाज़ ढूंढने हैं। तो यहाँ पे उसके लिए कोई भी रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, भैया मैनेजमेंट वाले इंसान को, मतलब मैनेजर को कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज ही मिलते हैं और उसको उसी में ही अडेप्ट करना पड़ता है, उसी में ही काम चलाना पड़ता है। सो इट सेज अ मैनेजर इज कॉन्स्ट्रेंट बाय द रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल। मतलब उसको हर एक चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड थिंग्स टू डू, to actually manage from, not to do। थर्ड है अप्रोच टू टास्क। जो एंटरप्रेन्योर का जो अप्रोच रहता है किसी भी टास्क के टूवर्ड्स, कुछ भी काम करना है, तो वो थोड़ा इनफॉर्मल रहता है, क्योंकि भैया अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। इट्स लाइक आप खड़े हैं, आपका भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपकी अप्रोच किस तरह से चलेगी? इनफॉर्मल वे में चलेगी, क्योंकि यू आर फ्री बर्ड नाउ। लेकिन एक बार आप किसी कॉलेज में चले जाते हो तो उसके बाद आपके पास हर चीज़ का कॉन्स्टेंट हो जाता है, आप फॉर्मल अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि यू हैव समथिंग टू लूज। सो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा इनफॉर्मल अप्रोच रखता है, वेयर एज जो हमारा मैनेजमेंट होता है ये फॉर्मल अप्रोच रखता है। और मैनेजमेंट तो बाकायदा लोगों द्वारा चेक भी किया जाता है कि प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्हें फॉर्मली ही डील करनी पड़ती है हर एक चीज़ के साथ। चलिए नेक्स्ट है प्राइमरी मोटिवेशन। मतलब इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेशन मिलती है अचीवमेंट से।
इसको ये होता है कुछ अचीव करना है, कुछ अलग करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बढ़िया करना है, ये वो। तो इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? अचीव करने से, कि जैसे ही अचीव होगा, मतलब अचीव करने के बारे में सोचो और उसी से मोटिवेटेड रहो और काम करते रहो। जैसे तुम मानो इफ़ यू वांट टू बिकम द टॉपर ऑफ योर क्लास और ऑफ द स्टेट अपने बोर्ड एग्जाम में, टर्म 1 में, तो तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? उससे कि मुझे अचीव करना है, मुझे टॉपर बनना है। वो टॉपर वर्ड जो है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अचीवमेंट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी यही होता है कि उनके लिए एंटरप्राइज या कुछ नया करके दिखाना उनके लिए अचीवमेंट का काम, वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है। वेयरएज मैनेजमेंट की मोटिवेशनल पावर क्या रहती है? पावर। जितना बढ़िया मैनेजमेंट होगा उतनी ज़्यादा पावर्स मिलेंगी। स्टेटस, ये होते हैं ऑनर, वेयर एज मैनेजर एम्प्लॉय। नॉट नेसेसरी मैनेजर हमेशा एम्प्लॉय होता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है ऑनर खुद भी मैनेजर बन जाता है छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे वो ऑनर भी होता है और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है, मैनेजर भी होता है। लेकिन जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी गई हैं वहाँ पे क्या होता है? ऑनर डिफरेंट होता है, वो इंसान जिसने पैसे लगाए हैं और वो अपने बिहाफ पे किसी और को मैनेज करने के लिए छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक कंपनीज में क्या होता है? शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पैसे लगाते हैं, तो पैसे किसके लगते हैं? शेयर होल्डर्स के लगते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वहाँ पे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि मैनेजर नीड नॉट टू बी द ऑनर, ही कैन बी एन एम्प्लॉय ऑल्सो। ठीक है। प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड, क्या मिलता है उनको ये करके? एग्जैक्टली क्या मिलता है? तो एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। जितना बढ़िया तुम्हारा एंटरप्राइज होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट तुम घर लेके जाओगे। वेयर एज मैनेजमेंट में मिलती है सैलरी। कितना बढ़िया मैनेज कर लो, सैलरी तो उतनी की उतनी ही रहेगी, ऐसा। सो इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्या मिलता है? इकोनॉमिक रिवॉर्ड बोले तो पैसे वाला, सो प्रॉफिट और सैलरी। इनोवेशन ओरिएंटेशन, इट सेज चैलेंजेस द स्टेटस क्यू, दैट इज द एग्जिस्टिंग। इनोवेशन की जब हम बात करेंगे, क्या उनके यहाँ पे मतलब क्या इस पर्टिकुलर चीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन इन्वॉल्व होती है? तो वो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप के कि भैया एंटरप्रेन्योर वही इंसान होता है जो इनोवेशन को एग्जिस्टेंस में लेके आए। सो बेसिकली यहाँ पे पुरानी जो स्थिति होती है, स्टेटस क्यू बोले तो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्थिति है उसको हिला के कुछ नया लाना है। इनोवेशन इज व्हाट? ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू द एग्जिस्टेंस। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको हटा के हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो स्टेटस क्यू को हम थोड़ा सा हिला देते हैं और उसकी जगह कुछ और ले आते हैं। वेयरएज मैनेजमेंट में ये स्टेटस क्यू मेंटेन करते हैं, ऑलरेडी बने हुए प्रिंसिपल्स हैं, आप बस उसे फॉलो करने का ही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं ला रहे हैं। रिस्क ऑफ ओरिएंटेशन, ये होते हैं रिस्क टेकर। मतलब इनको तो देखिए डेफिनेशंस भी जो पढ़ी थी हमने एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें क्या लिखा हुआ था? हर अगली डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो रिस्क लेता है, जो रिस्क अडाप्ट करता है, रिस्क को लेके आगे के बारे में सोचता है, रिस्क से फायदा उठाता है, ये करता है वो करता है। तो हर अगली डेफिनेशन में रिस्क वर्ड इन्वॉल्व था। मतलब ये वो इंसान होते हैं जो कि क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। वेयर एज मैनेजर वो इंसान होता है जो रिस्क को कम करने का काम करता है। हमने पढ़ा है ना, अच्छी मैनेजमेंट हो तो कहीं ना कहीं उससे रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने पहले से प्लान करके रखा है, व्हाट इफ कल ड्रॉट आ जाए, व्हाट इफ कल अर्थक्वेक आ जाए, मैंने पहले से उनके लिए प्रोविजन बना के रखे हुए हैं। तो मैंने अपने आने वाले रिस्क को क्या किया है? कम करने की कोशिश की है। एकदम से कुछ भी आएगा, अर्थक्वेक ड्रॉट आएगी, तो मैं उस टाइम पे मतलब हो सकता है मैं उसके लिए तैयार ना हूँ, और हो सकता है जहाँ पे मुझे 10 रुपये स्पेंड करने पड़े मुझे 20 रुपये स्पेंड करने पड़े, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। अब हड़बड़ी में जो मिलेगा जैसा मिलेगा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले से ही अगर प्लानिंग करके रखी है, पहले से हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करके रखा है, तो मेरा 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही निपट जाएगी। तो मेरे को रिस्क कम बेयर करना पड़ा। सो ये रिस्क अवॉइड करने के मतलब कम करने के काम करते हैं। वेयरएज ये वाले कौन इंसान होता है? ये रिस्क लेने का काम करता है। अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग ड्रिवन बाय इंडक्टिव लॉजिक एंड पर्सनल करेज एंड डिटर्मिनेशन। जब कोई भी डिसीजन लेने की बात आती है, जब कुछ भी चूज करने की बात आती है, तो ये इंसान थोड़ा सा इस लेवल का होता है कि भैया लेना है, बस डिटर्मिन कर लिया कि हाँ अब तो ये करना ही करना है। तो थोड़ा सा जिद, स्टबर्ननेस, कुछ नया अचीव करने की ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके डिसीजन मेकिंग में। वेयरएज यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये लॉजिक और रिसर्च के बेसिस पे वो करते हैं। जैसे मैं बोलूँ
मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मैं ये वाला बिजनेस अच्छे से कर सकती हूँ, मैंने उस बिजनेस के बारे में अभी कुछ रिसर्च नहीं किया, लेकिन मेरे को गट फीलिंग आ रही है और आई एम डिटर्मिन्ड कि मैं उसमें कुछ करके दिखाऊंगी, तो ऐसे में मेरा सोचने का तरीका कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह है, एंटरप्रेन्योर की तरह है, ठीक है। वेयर एज इफ आई विल बी लाइक नहीं यार, पहले स्टडी कर लेते हैं, पहले रिसर्च कर लेते हैं, ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर मैं ये सारी चीज़ें करने लग गई हूँ तो मेरी सोच कैसी है, एक मैनेजर जैसी है। सो मैनेजमेंट में हमेशा सोच ऐसी चलती है कि हर एक चीज़ को पहले एनालाइज किया जाता है, हर एक चीज़ को पहले देखा जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। वेयर एज यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे गट फीलिंग, यहाँ पे इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें काम आती हैं डिसीजन मेकिंग में। चलिए नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें मैनेजमेंट कोई अलग से सेक्टर नहीं होता, जो ऑनर होता है वही हल्का फुल्का देख लेता है, सुपरविजन कर लेता है। तो एक्चुअल मैनेजमेंट लार्ज बिजनेसेस में होती है। आई वोंट से कि स्मॉल बिजनेसेस में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं होती, आई कैन नेवर से दैट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स, ऑन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट द इंटेंसिटी मैटर्स। इंटेंसिटी ज़्यादा किस में होगी? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होगी, कम और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इंटेंसिटी कम होगी। सो यहाँ पे लार्ज बिजनेसेस ज़्यादा फोकस वाले रहते हैं, वेयरएज एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हमेशा छोटे से लेवल से होती है, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं, वो नया पिट भी सकता है, वो नया चल भी सकता है। सो उस टाइम पे आप रिस्क उतना ही लेंगे ना जितना आपकी पॉकेट अलाउ करेगी ऑब्वियसली। प्राइमरी स्किल रिक्वायर्ड, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इनिशिएटिव, रिसोर्स नेगोशिएशन। यहाँ पे आपको कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होगी कि भैया आप हमेशा देखते रहें कॉन्स्टेंटली कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही है मार्केट में, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आप स्पॉट करें, यू विल बी लाइक grab it and exploit it and like make profit out of it। तो यहाँ पे आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए कि आपको ऑब्जर्वेशन बार बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पॉटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, you are able to choose properly and then you are able to exploit it also। ये सारी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सब करने में, वो सारी स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। Whereas मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम डिज़ाइंस एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पीपल मैनेजमेंट, मतलब थोड़ा फॉर्मल अप्रोच चलता है, तो आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है, हर एक चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है, बड़े बड़े काम को, हर एक काम को सही इंसान को दे के रखना है, और वो सब चीज़ें करनी है, तो वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आता है लास्ट, स्पेशलाइजेशन, ओरिएंटेशन। एंटरप्रेन्योरशिप में बोलते हैं जनरलिस्ट हैज़ टू नो एंड डू ऑल द ट्रेड्स बाय हिमसेल्फ, स्पेशलिस्ट। ओके, स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि क्या स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, जनरल अप्रोच भी काम करेगी। इफ यू हैव जनरल नॉलेज अबाउट थिंग्स यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपर्ली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप अच्छे मैनेजर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है जो एक यूनिक आइडिया लाए और उसे इम्प्लीमेंट करने की पावर रखता हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास मैनेज करने की पावर है। एंड डिफरेंसेस वाले जितने भी हमारे पॉइंट थे 12 वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो आगे क्या, आगे वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, आगे हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप के बारे में कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलती हूँ, एंड दैट इज दिस वन। They say entrepreneurship is about business startups and renewals. That is, it appears at the time of starting a new business, disappears for some time in the course of stabilizing the venture as an ongoing business, and reappears in case there is need for introducing changes in the product, market, technology, structure and so on. जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई वही चीज़ बोल रहे हैं ये, कि लोगों का मानना है कि जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। बहुत बढ़िया, आ जाता है भैया। लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है और एक ऐसे लेवल पे पहुंचता है जहां पे इसे स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मिस्टर इंडिया बन के डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग में रहेगा जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वहां तक चलेगा जहां तक बिजनेस अभी स्टेबल नहीं हो पाया। एक बार बिजनेस में स्टेबिलिटी आ गई और वो रेगुलर बिजनेस की तरह चलने लगा तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगा।
बट ऐसा नहीं है उसके बाद ये रीअपियर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये है स्टेबिलिटी वाली पोजीशन। उसके बाद कंपनी ने सोचा चलिए कुछ नया लेके आते हैं, तो दोबारा से क्या आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं, तो फॉर से मैंने बोला कि मार्केट में कुछ नया आइडिया कैसे लाएं, कुछ कलर बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज से कलर बनाते हैं, फ्लावर से कलर्स ऑलरेडी बनते हैं। फॉर से फर्नीचर को तोड़ के उनका चूरा बना के वहां से कलर बनाते हैं। दैट्स अ न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लान, न्यू टेक्निक ऑफ मेकिंग कलर्स। ठीक है, यही सोचते हैं। अभी मुझे फर्नीचर ही दिख रहा है अपने अराउंड, तो बस यही कर सकते हैं। सो मैंने एक नया आइडिया लेके आया कि अब से कलर्स जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि फर्नीचर को तोड़ के उनका चूरा बना के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसे कलर की तरह इस्तेमाल करेंगे। सो एक नया बिजनेस आइडिया है, एक नए तरीके से कलर बनाना है। मतलब नया बिजनेस आइडिया ये नहीं होता हमेशा तुम कुछ नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। कलर्स आज तक भी एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन आपने उसको बनाने का तरीका चेंज कर दिया, तो नए मेथड को भी तो एग्जिस्टेंस में लाना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाया जाता है। तो मैं वो नए मेथड से एक पर्टिकुलर आइडिया लेके आई। अब मैंने ये आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया और अपना बिजनेस खोल लिया। अब मेरा बिजनेस खुल चुका है और नॉर्मली रन किया जा रहा है। तो यहाँ तक जहाँ तक मेरा बिजनेस नहीं खुला था वहाँ तक मैं एंटरप्रेन्योर कहलाई जाऊंगी, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएगी मेरी ये पूरी ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन एक बार मेरा बिजनेस लाइन पे आ गया, स्टेबिलिटी हासिल कर ली और रेगुलर बिजनेस की तरह वो पैसे अर्न कर रहा है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप हट जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और फ्यूचर में कभी 4-5 साल बाद मैं सोचूं कि चलो अब दोबारा किसी और तरीके से कलर बनाया जाए, तो उस टाइम पे फिर से एंटरप्रेन्योरशिप वापस एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि एंटरप्रेन्योरशिप आती जाती रहती चीज है। वो आती है जब भी आप कुछ नया करने वाले हो, जब स्टेबलाइजेशन आ जाए तो वो डिसअपियर हो जाती है, और उसके बाद वो फिर से आ जाती है जब कुछ नया आप दोबारा से प्लान कर रहे होते हो। In fact, it is said that everyone is an entrepreneur when he actually carries out new combinations and loses that character as soon as he has built up his business, when he settles down to running it as other person will be running that business. So basically ये बोल रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हर अगला इंसान एक एंटरप्रेन्योर है जब तक वो अपने बिजनेस को सेट नहीं कर लेता, एंड वंस ही सेट्स हिज बिजनेस, ही स्टेबलाइजेस हिज बिजनेस, उसके बाद वो रेगुलर बिजनेसमैन बन जाता है और वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ उनके यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन की एक चीज़ आई है, वो क्या है, ये बोलते हैं पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, जापान, और एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, लाइक इंडिया। सो डेवलप्ड नेशंस तो जो हैं उनके यहाँ पे तो क्लियर डिस्टिंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट में। ये बोलते हैं entrepreneurship focus on startups and managerial focus on routine, as it's so sharp that it argued that once the project has reached a level of maturity, the entrepreneur must move out and the manager must come in. ये बोलते हैं भैया जितने भी डेवलप्ड नेशंस है ना वहां तो क्लियर डिस्टिंक्शन है। वो बोलते हैं कोई इंसान जब कुछ नया एग्जिस्टेंस में ला रहा होता है तब तक ही उसे एंटरप्रेन्योर बोलो, और एक बार वो चीज एग्जिस्टेंस में आ गई, इसका रोल खत्म, ही शुड बी किक्ड आउट, एंड वहां पे मैनेजर आ जाना चाहिए। यहाँ से मैनेजर की ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों का बहुत शार्प है। एक लेवल जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होता है और मैनेजमेंट शुरू होती है, वो बहुत ही शार्प डिस्टिंक्शन है डेवलप्ड नेशंस में। और ये बोलते हैं कि जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का काम खत्म हो जाए, मैनेजमेंट का काम शुरू हो, तो इसको अपने आप ही बाहर निकल जाना चाहिए और मैनेजर को लाइन दे देनी चाहिए कि तुम आ जाओ एग्जिस्टेंस में। लेकिन when it comes to developing nations, however, the concept of owner manager seems more apt for entrepreneurship, as the entrepreneur remains attached even to the day-to-day operations of the venture. ये बोलते हैं कि भैया देखो डेवलपिंग नेशन में ऐसा नहीं होता। डेवलपिंग नेशन में कोई अपना हक इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर जब एग्जिस्टेंस में आता है तो वो बोलता है कि भैया ठीक है, अब मेरा रोल माइट भी खत्म हो चुका है, बट मैनेजर तू मेरे साथ आ जा, मैं ऑनर बन के रहूंगा, तू मैनेजर बन के रही हो, दोनों साथ साथ रहेंगे।
तो डेवलपिंग में वो जो शार्प डिस्टिंक्शन डेवलप्ड में अपन को देखने को मिलता था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं माने जाते, यहाँ वो क्या करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज पे भी एंटरप्रेन्योर नजर रखता है। दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरियल फोकस रखते हैं स्टार्टअप्स पे और मैनेजरियल फोकस रखते हैं रूटीन उस पे, और वो इतना शार्प होता है इन दोनों का डिस्टिंक्शन कि वो बोलते हैं कि एक बार एंटरप्रेन्योर का काम खत्म हो गया, अब मैनेजर के लिए आपको स्पेस खाली कर देना चाहिए। लेकिन डेवलपिंग नेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपनी पोजीशन खाली नहीं करता है, वो बोलते हैं भाई भाई बन के रहेंगे, मैं एंटरप्रेन्योर तू मैनेजर, मैं ऑनर तू मैनेजर, साथ चलेंगे और मैं डे टू डे एक्टिविटीज पे नजर रखूंगा। लास्ट पॉइंट ये बोलते हैं, इनफैक्ट देयर लैकिंग इन मैनेजरियल स्किल्स इज ऑफन फॉरवर्डेड एज द कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर। एंटरप्रेन्योर के पास मैनेजमेंट के स्किल्स की कमी होने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एंटरप्राइजेस फेलियर देखती हैं अपनी लाइफ में। भैया अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, जो इंसान कुछ नया ला सके, कुछ इनोवेटिव कर सके, कुछ यूनिक इंट्रोड्यूस कर सके, वो हर चीज में ही अच्छा हो, उसको मैनेजमेंट भी आता हो, ये हो कि भैया मल्टी टैलेंटेड है, वो ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। एक इंसान हो सकता है जो नए आइडियाज लाए, बहुत बढ़िया आइडियाज लाए, लेकिन उसके बाद उसके आइडियाज इंप्लीमेंट होने के बाद वो बिजनेस को रन ही ना कर पाए। तो ऐसा देखा गया है पास्ट में भी कई बार कि एंटरप्रेन्योर के पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होने के कारण उनका बिजनेस शुरू तो होता है लेकिन बहुत ही जल्दी फ्लॉप शॉप में कन्वर्ट भी हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, आए दिन कितनी नई नई ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। मैं अगर आपको भोपाल का एग्जांपल दूं, कोविड के थोड़े टाइम पहले ही कैफेज ऐसे खुल रहे थे ना जैसे मशरूम्स खुलते नहीं है, मतलब पैदा होते हैं, मतलब ऐसे हर अगले कोने पे कैफे, हर अगले कोने पे कैफे, हर अगले कोने पे कैफे, और जितनी तेजी से वो खुल रहे थे उतनी तेजी से वो बंद भी हो रहे थे। लोगों ने न्यू कॉन्सेप्ट के साथ कैफे तो खोल लिया कि हाँ हमारे कैफे में ये डिफरेंट होगा, ये अलग करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन उसे चला ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी। कैफे खुल जाने तक वो एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन कैफे खुलने के बाद अब उन्हें मैनेजर बनना था या फिर किसी मैनेजर को अपॉइंट करना था, बट क्योंकि वो खुद मतलब अपने आप को मैनेजर मान रहे थे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबे। Just as managers are expected to play entrepreneurial role in the times of need, likewise the entrepreneurs must also demonstrate managerial abilities for the success of their ventures. कई बार ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि एट टाइम्स मैनेजमेंट में भी कुछ नया करने का चांस आता है, अपॉर्चुनिटी आती है। तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के पास भी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, ताकि इन केस वो खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाला है तो वो ढंग से कर ले और उसके ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र नहीं करना पड़े। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट और दिस एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, फिर हमने पढ़ा ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, कि एक की ड्यूटी खत्म होती है तो दूसरे की ड्यूटी शुरू होती है। जैसे होता है ना कि नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप ड्यूटी बांध लेते हैं कि रात को इतने घंटे तुम सोओगे और उसके बाद तुम उठ के इसकी केयर करोगे और मैं सोऊंगी। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है कि एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी पहले होती है, जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है, बच्चा अभी लाइक उठा है तो उसको संभालने की ड्यूटी हो जाती है मैनेजर की। सो ये ऐसे लाइन में चलता है, ठीक है। तो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स। और जब आपको ये आंसर लिखना हो तो डिफरेंसेस तो आप टैबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे, रिलेशनशिप को आप जिस तरह से मैंने ऐसे एग्जाम्पल बना के या ऐसे ड्रॉ करके बताया वैसे भी करके बता सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो चीज़ें है ना, अगर आप अपने पेपर में ड्रॉ करोगे ना, आपका जो पेपर चेक करने वाला इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको लगेगा बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, सिर्फ रट्टेबाजी नहीं करके आया कि एनसीईआरटी रट ली और यहाँ पे आके सिर्फ लिखने का काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखाती है। इसलिए मैं अक्सर आपको बोलती हूँ, जब भी कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ कर दिया करो, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के साथ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो सामने वाले तक ये बात पहुँचती है कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता है या आती है।
चलिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा, और वो देखने के लिए आपको उस लिंक पे जाना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको उस लिंक पे जाना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर। वहाँ जो लिंक है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड देन आपके पास नोट्स पहुँच जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं देखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं देखा है 12th का तो वो भी देख लीजिए। हमने 12th क्लास के पूरे सिलेबस पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको बस यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स पायल मैम बिजनेस स्टडीज़ सिलेबस और व्हाटएवर, और वहाँ पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी। इसके अलावा हम अब ऑनलाइन गूगल पे भी अवेलेबल है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है magnetbrains.com और वहाँ पे भी आपको हमारा वेब पेज दिख जाएगा जिसमें आपको क्लास 12 में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो दिख जाएगी। आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हम एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। आपको एंड्रॉयड फ़ोन में अपने ऐप स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप आ जाएगी, आपको उसको क्लिक करना है एंड देन यू विल फाइंड इट एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड देन यू कैन सी द वीडियोज़। चलिए, फिर इतना ज्ञान काफ़ी हो गया है आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।